नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है इस हाल में और यहाँ कैसे। अपनी मानी जानी आलीशान सोसाइटी से बाहर निकलते ही संदीप ने अनजाने में ही सामने लगे बरगद के पेड़ के नीचे देखा तो वह बैठी थी एक भिखारन। शायद वो भिखारन ही थी। अभी 3-4 दिन पहले गेट से बाहर निकलते ही उसकी कार के एकदम सामने आ गई थी। संदीप का मन तो हुआ जोर से गाली देकर बोले, अरे बुढ़िया, मरने के लिए तुझे मेरी कार ही मिली। पर संस्कार, वो संस्कार जो माँ पापा ने दिए थे, क्या अभी उसमें बचे हैं? पता नहीं, शायद हाँ या शायद नहीं। जो भी हो, संदीप अपने साथ कर्मचारियों के सामने शालीनता के साथ ही व्यवहार करता। तो वह झट से दरवाजा खोलकर उतरा। माँ जी, लगी तो नहीं? फिर पर्स से 100-100 के 5 नोट निकालकर बुढ़िया को देते हुए बोला, रख लो, काम आएंगे। संदीप जानता है ये 500 रुपये नहीं, उसकी रेपुटेशन बनाने की सीढ़ी है। चौकीदार, ड्राइवर और वहाँ इकट्ठे हुए लोग उसकी दानवीरता और अच्छे स्वभाव के चर्चे फैला देंगे। शायद किसी उत्साही ने वीडियो भी बना लिया हो। यह सोचकर वह मुस्कुराते हुए कार में बैठा। बैठते वक्त एक भरपूर निगाह उसने बुढ़िया पर डाली। बुढ़िया उसे दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रही थी। यह चेहरा तो बहुत जाना पहचाना सा लगता है, पर यहाँ अनजान शहर में कौन उसकी जान पहचान का होगा, वो भी भिखारन। कार में बैठे हुए फाइल पलटते समय भी वह चेहरा आंखों में घूम रहा था। कोई बहुत ही परिचित, जिसके इस रूप की उसने कल्पना नहीं की थी। पर कौन? अभी 5 महीने पहले ही तो अपना पुराना शहर छोड़कर इस शहर में आया है। वैसे कहने की बात है, वरना शहर तो कब का छूट गया था, पढ़ाई, नौकरी, इन सब की भागम भाग में। अब की बार तो जड़ें भी उखाड़ फेंकी थी। हाँ, घर भी बेच दिया था। क्या इन 5 महीनों में कभी किसी सिग्नल पर देखी होगी? पूरा दिन व्यस्तता में बीत गया तो उस पर से ध्यान भी हट गया। दूसरे दिन गेट से निकलते वक्त फिर वह उसे दिखी। उसके बाद तो आते जाते अक्सर वह दिख जाती। बरगद के पेड़ के नीचे बैठी। एक दिन मन में झुझलाकर ऊपर से सामान्य स्वर में बोला, इस भिखारन ने यहाँ अड्डा ही बना लिया है। ऐसे ही यह लोग यहाँ आकर रहने लगे तो पूरे इलाके की। खैर छोड़ो, इतना बोलकर बाकी के शब्द उसने मुंह में ही रखे। भाई, रेपुटेशन का सवाल था। वह ऐसा वैसा कुछ भी यूं ही नहीं बोल सकता था। अच्छा बनने के लिए बोला, इन लोगों के लिए भी एक घर होना चाहिए, वृद्धा आश्रम जैसा। ड्राइवर बोला, साहब, शक्ल से तो अच्छे घर की लगती हैं, लगता है हालात की मारी है। वृद्धा आश्रम तो अमीर औलादों के माँ बाप के लिए होता है। संदीप का पूरा शरीर झंझना गया। अचानक से उसे याद आया, अरे यह तो उसकी इंग्लिश की टीचर हैं। पर इस हाल में यह माना उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं थी, पर इतनी बुरी हालत, और वो भी यहाँ। उसने तुरंत गाड़ी को मोड़कर उस बुढ़िया के पास ले जाने को बोला और सोचने लगा, उसकी यह सबसे कठोर अनुशासित रूप में विद्यार्थियों की उतनी ही प्रिय शिक्षिका इस हाल में और यहाँ कैसे? वह इतनी योग्य थी कि कभी उन्होंने किताब हाथ में लेकर नहीं पढ़ाया, क्योंकि उन्हें मुँह जुबानी याद था किताबें, वो जो भी सारी कक्षाओं की। उसका डायलॉग आज भी संदीप का पसंदीदा है, इट्स ट्रू, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, but it's passion who guide you to do the work perfectly। और वही आज इस हाल में कार के रुकते ही वह तुरंत उतरा। नसीब से वह वही चिलचिलाती धूप में बैठी थी। संदीप यह पूछने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था कि क्या आप विद्या मैडम हो? उसने पूछा, अब आप कैसी हो? उस दिन ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी ना? आप कौन हो? मुझे आपको देखकर अपनी एक शिक्षिका की याद आती है। क्या आपका नाम विद्या है? क्या आप इससे पहले किसी दूसरे शहर में रहती थी? वह बुढ़िया तो फूट फूट कर रोने लगी। हाँ,
वह संदीप की विद्या मैडम ही थी। मैडम, आप इस हाल में इस शहर में इतनी दूर कैसे? मैडम ने बताया, मेरा बेटा मुझे दक्षिण भारत घुमाने ले गया था। एक दिन भीड़ में मैं उससे बिछड़ गई। अनजान भाषा, अनजान लोग। पर आप तो पढ़ी लिखी हो, आप वापस घर जा सकती थी। हाँ बेटा, वही किया। अपने पति की निशानी अपनी अंगूठी बेचकर शहर वापस गई तो पता चला वो घर बार बेचकर अपने परिवार सहित न जाने कहाँ चला गया है। पर वो ऐसा कैसे कर सकता है? साथ नहीं रखना था तो आपके घर को बेदखल नहीं करना चाहिए था। क्रोध से तमतमाकर संदीप बोला, कम से कम कहीं अच्छे वृद्धाश्रम में आपका इंतजाम तो करना ही चाहिए था। आंसुओं को पोंछते हुए वह बोली, आजकल के बच्चे तो ऐसे ही हैं। देखो, जाते जाते मुझ बिचारी के हाथ में यह पर्चा थमा गया था। उस भिखारन ने अपनी मैली कुचैली गांठ से एक टुकड़ा मुड़ा कागज निकाला। उसमें लिखा था, जो भी इसे पढ़ रहा है वह इन्हें वृद्धा आश्रम पहुंचा दे। संदीप कांप गया। क्या यह बिल्कुल उस पर्चे जैसा नहीं है? ऐसा ही एक पर्चा तो वह भी महीने पहले अपनी। संदीप ने दोनों हाथों को अपना सिर पकड़ लिया। पर यह पर्चा इनके पास कैसे? जो भी वह बोल रहा है, क्या उसे बोलने का अधिकार भी है? क्या मैडम के बेटे जैसी ही हरकत उसने नहीं की थी? मैडम तो पढ़ी लिखी हैं, फिर भी उनकी यह हालत। उसकी माँ बिचारी, क्या वह भी ऐसे ही भीख मांग रही होंगी? वह माँ जो चलते समय अपनी साड़ी का पल्लू उसके सिर पर रख देती थी कि उसे धूप ना लगे। वह माँ जो बारिश में पूरी छतरी उस पर रखती थी कि वह भीग ना जाए। वह धूप बारिश में ना जाने कहाँ दर दर भटक रही होंगी। अचानक से वह विद्या मैडम के पैरों पर पकड़कर रोने लगा। सॉरी मैडम, आई एम वेरी सॉरी। मम्मी आपके साथ है ना? आप फिर से मुझे मेरी गलती का आभास कराने के लिए यह सब कर रही हो ना? मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। माना मेरे गुनाह की माफ़ी नहीं है, पर हमेशा की तरह आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, मुझे मौका दिया आपने। मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करूँगा। वापस लौटकर शहर जाते समय विद्या मैडम ने उसे बताया कि कैसे उसके छोड़कर आने के बाद कैसे उसकी मम्मी भटकती हुई शहर वापस आई, जहाँ उसे सबसे बड़ा झटका लगा कि उनका घर भी बिक चुका था। नाते रिश्तेदार सब दूसरे शहर में रहते थे। जिनके आगे वह बेटे की तारीफ करते हुए ना तकती थी, उनको बेटे की यह करतूत किस मुंह से बताती। उसे कोई नहीं सूझा तो वह विद्या मैडम के पास गई। आखिर बचपन से वह ही उसको सुधारती और सही राह दिखाती थी। एक बार फिर गुरु अपने शिष्य को गलत रास्ते से लौटा लाई थी। विद्या मैडम के घर पहुंचने पर संदीप और उसकी माँ क्या निर्णय लेते हैं? माँ संदीप के साथ रहना चाहेंगी या वृद्धाश्रम में, या अपने जीवन का निर्णय स्वयं लेंगी? इन सारे प्रश्नों का उत्तर चाहे जो हो, पर इतना तय हो गया था कि माँ का खोया हुआ सम्मान और सम्मान से जीने का अधिकार तो उन्हें मिल ही जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।